तो हमारा टॉपिक चल रहा था उपसर्ग। अब जैसे हमने आपको बताया था कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या फिर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और फिर हम लोग पढ़ रहे थे कि उपसर्ग के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो इसके मैंने आपको तरीका बता दिया था कि उपसर्ग बेसिकली किससे प्रारंभ हो रहा है, ऊ से प्रारंभ हो रहा है। और ऊ में किसकी आकृति दिखाई दे रही है, तीन की आकृति दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सबसे पहले हमने आपको बताया था यहाँ पर हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग। द्वितीय नंबर पे फिर हमने यहाँ पर चर्चा में लिया था संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। और तीसरा और अंतिम था विदेशी भाषा या अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग, विदेशी या फिर इसे हम कह देते हैं अरबी या फारसी भाषा। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी होते हैं, किंतु मूल रूप से जब एग्जाम में पूछे तो आप तीन वहां पर आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भी आप सब जानते हैं विदेशी भाषा का ही विदेशी भाषा, उससे अलग से काउंट नहीं किया जाता। अब इनकी देखिए संख्या भी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कुल कितनी होती है, 13 या 13 होगी। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। और विदेशी भाषा या अरबी फारसी उर्दू अंग्रेजी कुछ भी कह लीजिएगा, इनके उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। तो कुल मिला के जो कुल उपसर्ग आपके होते हैं टोटल सफिक्स इज इक्वल टू 54। अब यहाँ पर 54 में से हमने आपको बता दिया था कि हिंदी भाषा और अरबी फारसी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि चाहे आप हिंदी भाषा के उपसर्गों की बात कर लो या अरबी या फारसी भाषा के उपसर्गों की बात कर लो, ये दोनों ही भाषाओं के जो उपसर्ग होते हैं ये किस रूप में जुड़ते हैं बताइएगा, संयोग के रूप में। संयोग का रूप का मतलब यहाँ पर इनमें कोई संधि नहीं होती है, ये संयोग के रूप में जुड़ते हैं। और संयोग का यहाँ पर मतलब होगा संधि रहित। क्या होता पेन से लिखूंगा, उसको क्या बुरा लगता है, संधि रहित, इनमें कोई संधि नहीं होगी, आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। अब महत्वपूर्ण तो यह है कि हमें पढ़ना है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। छेद करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि क्या उस शब्द में वाकई में उपसर्ग है अथवा नहीं है, क्योंकि संयोग के रूप में तो आसानी से पहचान लिया जाएगा। और संधि वाले जो उपसर्ग होते हैं पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा, मतलब आपको मूल शब्द का ज्ञान अति आवश्यक है, तभी आप बता पाएंगे कि संबंधित शब्द में वाकई में उपसर्ग है अथवा नहीं है। तो आज हमें इन्हीं 22 उपसर्गों को पढ़ना है, उसके बाद हमारा उपसर्ग वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम प्रत्यय अर्थात प्रीफिक्स प्रारंभ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करें संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग हैं इनको याद करने की बहुत ही बढ़िया मैंने आपको ट्रिक बताई थी। नॉर्मल से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज उन्हीं उपसर्गों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसकी बढ़िया से आपको हमने ट्रिक बताई थी, होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। तो दो ट्रिक थी, मैं एक ही ट्रिक की चर्चा कर रहा हूँ जिसका नाम है 1 2 का 3, 1 2 3। अब 1 2 3 का यहाँ पर क्या मतलब होगा, तो 1 2 3 का मतलब है 8 कितनी बार लेना है आपको, एक बार लेना है। 4 कितनी बार लेना है, तो 2 बार लेना है। और इसी प्रकार 2 कितनी बार लेना है आपको, 3 बार लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिया था, इसके यहां से हटा लिया। ठीक, तो 8 है, 4 है, फिर अगेन 4, फिर 2, 3 बार। अब इसका मतलब ये निकल रहा था कि यदि हमने 8 लिखा है, इसका मतलब हमारे पास 8 उपसर्ग ऐसे होंगे जो किससे प्रारंभ हो रहे होंगे, अ से। 8 उपसर्ग ऐसे रहे होंगे जो आ से प्रारंभ होंगे। और यहां पर भी फिर हमने यहां पर इसमें क्लासिफिकेशन कर दिया था कि इसमें से इसके साथ आप एक बार प्रयोग करेंगे प वर्ग, और एक बार कौन सा वर्ग आएगा, ता वर्ग। ठीक है, जैसे प वर्ग में 5 जो वर्ण होते हैं, प, प, व, भ और म। ठीक इसी प्रकार ता की बात करेंगे तो ता, थ, द, ध और न।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पा वर्ग में से 3 अल्फाबेट आ के साथ आएंगे, ठीक इस प्रकार ता वर्ग में से भी 3 अल्फाबेट आ के साथ आएंगे और फिर इस प्रकार से हमारे आज से प्रारंभ होने वाले उपसर्ग का निर्माण हो जाएगा। जैसे कौन कौन से, तो हमने पा वर्ग में से किस किस को लिया था, हमने पा को 2 बार लिया था और उसके बाद फिर किसको लिया था हमने, उसके बाद हमने भा को लिया था। मतलब यहां से जो उपसर्ग सामने निकल कर आ रहे थे, एक अप उपसर्ग बताया होगा मैंने आपको, एक अपी था और एक कौन सा था, भा से अभी। याद है कि सब भूल गए हो? ठीक है। इसी प्रकार ता वर्ग की बात करें तो ता वर्ग में भी हमने यहाँ पर 3 अल्फाबेट को लिया था। एक तो आपका यही ता था, एक था अति, एक था अधि और एक ना से हमने कौन सा लिया था, अनु। ठीक है, ये लिया था। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिए तीन तीन छह हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने कोई याद करने का एक तरीका बता दिया। तो जैसे लास्ट क्लास में एक मैडम भी बोल रही थी सर आपने अब का प्रयोग नहीं किया, ठीक उसी को बता रहा हूँ मैं आज। तो हमने ऐसे याद करेंगे, जैसे कई बार लड़ाई वगैरह होती है तो हमने इस प्रकार से कह दिया था कि भाई ठीक है, 3 तुम हो गए और 3 हम हो गए। यहाँ पर कितने उपसर्ग हैं, 3, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 3। बोले 3 तुम हो गए, 3 हो गए, 3 तुम हो गए और 3 हम हो गए, हवा। ठीक है, इस प्रकार से। तो बेसिकली हम लास्ट क्लास में इस अ उपसर्ग को ही काउंट कर रहे थे, जबकि वो अब नहीं होगा, वो अ नहीं होगा, वो अब होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं अ उपसर्ग को मैंने कहां पर काउंट किया है, हिंदी के। लिखा था देख लीजिएगा, जो 13 उपसर्ग हैं उसमें से अ उपसर्ग हिंदी का होता है, यहाँ पर शामिल नहीं करना है। वो तो मैं आपको ट्रिक बता रहा था कि हमारे पास 8 उपसर्ग ऐसे हो रहे हैं जिनके प्रारंभिक वर्ण क्या होंगे, अ होंगे। उसमें से 3 जो पा वर्ग के होते हैं और 3 ता वर्ग के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया था कि 3 तुम हो गए, 3 हम हो गए, अब आ। तो 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए, 8। मतलब अब और आ। तो आ संस्कृत भाषा का उपसर्ग है और आ यहाँ पर हिंदी भाषा का उपसर्ग, मैंने आपको ट्रिक में बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चले यहाँ पर। फिर हमने 4 से यहाँ पर क्या चीज आपको बताई थी, 4 उपसर्ग ऐसे हैं, 4 उपसर्ग ऐसे हैं जो किससे प्रारंभ होंगे, आ प्रा से, मतलब पा से। जिसमें एक हमने यहां पर लिया था प्रा, एक था यहां पर प्रति, एक था परी और एक था पापा का परा, परी के बाद। ठीक है, इस प्रकार फिर से यहाँ पर 4 आ चुका है। फिर यहां से हमने कौन से लिए थे, 4। 4 ऐसे उपसर्ग हैं जो बेसिकली पेयर के रूप में चलते हैं, जिसमें हमने किसके को शामिल किया था, निर, निस, दुर और दुस। ये पेयर में चलते, निर्निस और दुर्दुस। फिर दो की यहाँ पर बात करें तो दो उपसर्ग हमारे पास ऐसे हैं जो किससे प्रारंभ होते हैं, ऊ से प्रारंभ होते हैं। जिसमें यहाँ पर हमने एक उद लिया था और एक कौन सा लिया था, उप लिया था। ठीक इसी प्रकार दो उपसर्ग ऐसे हैं जो किससे प्रारंभ होते हैं, स से प्रारंभ होते हैं। एक यहाँ पर सु होगा और एक यहाँ पर सम होगा, म में नीचे हलंत लगा हुआ। ठीक इसी प्रकार दो उपसर्ग ऐसे हैं जिसमें प्रारंभ में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, जिसमें एक नी होगा और दूसरा क्या होगा, वी होगा। देखिए कितना आसान है। अब एक से दो बार प्रैक्टिस करोगे, आसानी से पूरे 22 उपसर्ग याद कर लिया आपने, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। और जब एग्जाम में पूछा जाता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, कौन सा हिंदी भाषा का उपसर्ग है, बताइए। ये जो मैंने यहाँ पर 22 उपसर्ग लिखे हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि ये संस्कृत भाषा के हैं? क्योंकि हिंदी की भी आप देखोगे लगभग सेम ही दिखाई देते हैं, संस्कृत की भी सेम ही दिखाई देते हैं। तो ये हमने ट्रिक से बताने का प्रयास किया, क्योंकि एक प्रकार का ऐसा भी प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग से बना अथवा नहीं है, वह कौन सा शब्द है जो अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग से बना अथवा नहीं। अच्छा, ये तो आपने देखेंगे अरबी फारसी भाषा के तो फिर भी पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े क्या है, डिफरेंट है। और हिंदी संस्कृत में कंफ्यूजन होती है, तो ये हमने थोड़ा सा आपको तरीका बता दिया। अब यहाँ पर जो हमने 22 उपसर्ग लिखे हुए हैं, इन 22 उपसर्गों को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इन 22 उपसर्गों में भी शायद आपने एक बात गौर नहीं की होगी, मैंने गौर कर ली क्योंकि मेरा नाम ही संदीप गौर है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 22 उपसर्गों में से हमारे पास 10 उपसर्ग ऐसे हैं जिनमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। दिखाई दे रहा, आपने गौर नहीं किया आपने? 10 उपसर्ग ऐसे हैं आउट ऑफ 22 ऐसे उपसर्ग हमारे पास जिनमें छोटी ई की मात्रा आई है। देखिए कहां कहां पर आई है, 1 2 3 4, फिर कहां पर है, 5
6, उसके बाद 7, 8, फिर उसके बाद 9 और 10 है। तो यहां पर सेम कॉन्सेप्ट चलेगा कि जिन उपसर्गों में छोटी ई की मात्रा होगी उनसे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, या फिर वो जब संधि के रूप में दिखाई देंगे तो अपना क्या नया रूप धारण कर लेंगे। तो पहले 22 में से जिन भी उपसर्गों में छोटी ई की मात्रा आई है उनका हम किस्सा समाप्त कर देते हैं, मतलब पहले हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। अब पूरे 22 उपसर्गों को याद करने के लिए यहाँ पर एक शानदार चार्ट बना रहा हूँ, उस पूरे ही चार्ट को आपको चाटना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा चार्ट से मुझे याद आया, आप सभी ने चाट खाई होगी, खाई होगी नहीं खाई, नाम तो सुना होगा। चाट को लोग चम्मच से क्यों खाते हैं, चम्मच से क्यों खाते हैं जबकि उसका नाम ही है चाट। चलिए ठीक, तो यहाँ पर एक कॉलम में हम यहाँ पर लिख लेते हैं उपसर्ग संस्कृत भाषा का। इससे वो डायरेक्टली लाइन बनाने वाला होगा ना ऑप्शन, है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन बनती है ना, किससे बनती है, इसमें कोई सिंबल देखो बनेगी। चलिए, तो एक में हमने लिख दिया उपसर्ग, एक में उसका संधि रूप। संधि सहित उदाहरण। संधि कितने लोगों को आती है आप में से, है कोई एक आधा भी, एक आध, किसी को नहीं आती संधि। आपने तो कहा था कि सर संधि वाला चैप्टर हमारा हो गया है, बोला था कि नहीं, किसी को नहीं आती संधि। अरे कुछ पूछूंगा नहीं, डरो मत, बस ये जानने का प्रयास करो, संधि पढ़ी को ना कभी तो कभी। आती है, नहीं आती, अभी पता लगेगा। संधि रहित उदाहरण, मतलब संधि रहित का मतलब संयोग वाले, क्योंकि संस्कृत भाषा को उपसर्ग दोनों रूप में जोड़ते हैं, संयोग में भी और संधि वाले में भी। चलिए, अब जरा यहाँ पर आप देखिएगा, छोटी ई वाले मात्रा वाले जो उपसर्ग है, सबसे पहले कौन सा दिखाई दे रहा है, अपी। यहीं से हम शुरुआत करते हैं, अपी उपसर्ग की बात करें। पहले नंबर अपी। तो जब हम बात करते हैं अपी उपसर्ग की, तो अपी उपसर्ग का अपना कोई संधि रूप नहीं है, और जब इसका संधि रूप नहीं होगा तो इसका संधि सहित उदाहरण भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपी उपसर्ग से सामान्यतः जो उदाहरण आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे आपको, संयोग वाले, मतलब ये डायरेक्टली जुड़ेगा, अर्थात इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे अपी उपसर्ग से यहाँ पर मैं आपको शब्द बताऊं, हमें यहाँ हमने लिखा अपिधान, अपिधान, बताओ अपिधान का मतलब क्या होता है, पढ़ाया है मैंने आपको, स्टार्टिंग में आपको बताया था, धान शब्द मैंने लिया था, और धान में कई सारे अलग अलग उपसर्ग जोड़ के, जिसे प्रधान है, विधान है, परिधान है, इस प्रकार से कई उपसर्ग से बनाकर मैंने शब्द बनाए थे, और वहीं पर मैंने उस धान में एक अपी उपसर्ग भी जोड़ा था। तो अपिधान का मतलब क्या लिखा था वहां पर, देखिए अपनी कॉपी में, नोट भी करते हो कि बस यहाँ से फोटो क्लिक करके घर जाके डिलीट कर देते हो, यहाँ से फोटो ले लिए, घर जाके मेमोरी में साफ, क्या होता है, हाँ आप क्या हो, ढक्कन। चलिए ठीक, ढक्कन। इसी प्रकार एक और हमारे पास शब्द है अपी हित, मूल शब्द यहाँ पर हित है, अब हमने यहाँ पर अपी उपसर्ग जोड़ दिया, और अपी हित का मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ। जो उस राजस्थान में आपने देखा, वहां की जो लेडीज होती है ना, वो कई सारा घूंघट ढकती, बहुत सारा, पहचान को समझ में आता कौन है, देखो मतलब जनरली अपने हिंदू कल्चर जो चलता है, यहाँ पर भी सर मतलब ढका जाता है, ऐसा थोड़ी कि मतलब बहू ससुर के सामने जा रही है ऐसा करके, तो एक मर्यादा भी चीज होती है। तो मतलब ये सबसे ज्यादा मतलब राजस्थान में ज्यादा चलता है, राजस्थान में काफी उनका चेहरा जो है ढका हुआ रहता है,
हालांकि एक अवार्ड मेरे को ऐसा लगता है कि उन गांव के दादा लोगों को भी देना चाहिए जो चौराहों पर बैठे रहते हैं, और यदि 4 लेडीजें सर ढक के भी जा रही हैं तो बता देते हैं फलाने की बहू है। सही बोल रहा हूं ना? फलाने की बहू है। तो अपीत का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ढका हुआ, और ये सिर्फ संयोग के रूप में जुड़ता है इसलिए पहचानना आसान है। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला छोटी की मात्रा वाला उपसर्ग कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? अभी। अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल नहीं भरा भाई, है ना? तो ये जो अभी उपसर्ग है, अब देखिए अभी उपसर्ग की यदि बात करूं मैं संधि रूप की, तो मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास 10 उपसर्ग ऐसे हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, सिर्फ पी को छोड़कर, क्योंकि इसका कोई संधि रूप नहीं होता। अब मैं आपको जितने भी उपसर्ग बता रहा हूं जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, उनके साथ हम देखिए एक्सपेरिमेंट करने वाले, प्रयोग करने वाले, और वो प्रयोग यह होगा यण संधि के रूप में। देखिए यण संधि में क्या होता है, मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था पहचानने का कि यण संधि कहां पर होती है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक है, 1/2 वर्ण, 1/2 वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आ जाए, या व रा, किसी भी आधे वर्ण के बाद या व रा में से कोई सा भी वर्ण आता है तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाती है, यण संधि मानी जाती है। और यण संधि का ही अपना एक नियम है, और वो नियम यह है कि यदि छोटी या बड़ी ई की मात्रा हो तो छोटी या बड़ी की मात्रा को हम हमेशा रिप्लेस करेंगे किससे, या से। किससे रिप्लेस किया जाएगा, इसे या से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हमें यहां पर अभी उपसर्ग का संधि रूप लाना है तो यण संधि तो पहले यह कहती है कि आपको वो वर्ण को करना पड़ेगा आधा। दैट मीन्स यदि यहां से हम छोटी की मात्रा हटा देंगे तो वह कैसा हो जाएगा, आधा। वह कैसा होगा, आधा। और छोटी या बड़ी की मात्रा जब हटती है तो उसको किससे रिप्लेस किया जाता है, या से। यह स्वर संधि का यहाँ पर रूल है। ठीक इसी प्रकार एक और रूल इसी प्रकार से होगा, वंशी के लिए भी बना है कि जब छोटे या बड़े ऊ की मात्रा होती है तो इसे हटाकर किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, व से। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जब ऋषि की मात्रा होती है तो उसे किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, र से। या वरा तभी तो होगा ना भाई, किसी भी यदि वर्ण में छोटी या बड़ी हो तो उसको या से रिप्लेस किया जाएगा, छोटे या बड़े को व से, और ऋषि की मात्रा को र से रिप्लेस किया जाएगा। इसका मतलब है यदि अभी उपसर्ग का मतलब जितने भी यहाँ पर छोटी की मात्रा वाले मैंने आपको उपसर्ग बताए थे ना, सब में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। उस छोटी की मात्रा को हटाना है, वर्ण को आधा करना है, और उसके स्थान पर क्या रख देना है, या। इसका मतलब है इसका संधि रूप बताइए। अब क्या मिलेगा आपको, अव्य। क्या मिलेगा, अव्य। बताइए यहां पर आप भा को क्या करेंगे, आधा, और छोटी की मात्रा को किससे रिप्लेस कर दिया, यस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कभी कभी आपके एग्जाम में यदि कोई शब्द अव्य से प्रारंभ हो रहा है और यदि आपसे पूछे कि उसमें अभी उपसर्ग है अथवा नहीं है, तो ये समझ देख लीजिएगा यार अभी उपसर्ग तो डायरेक्टली दिखाई नहीं रहा। अरे डायरेक्टली कब दिखाई देगा, जब वो संधि रहित होगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा, कोई भी पहचान लेगा। किंतु जब ये संधि रूप में आएगा तो ये किस रूप में दिखाई देगा, अव्यय के रूप में। जैसे यहाँ पर इसके संधि वाले कुछ उदाहरण में लिखूं, याद आ रहा है आपको, बताइए अव्यय से कौन कौन से शब्द आपने सुने हैं, क्या, अभ्यारण। अच्छा, यहां पर तो एक हमने यहां पर लिख दिया, देखिए अभ्यारण, अभ्यारण, और अभ्यास, बिल्कुल सही बात, और अभ्युदय, अभ्युदय, और अभ्यर्थी। अब आपसे कोई पूछे बताओ कि अभ्यर्थी में भैया अभी उपसर्ग है अथवा नहीं है, तो बस आपको इतना देख लेना है यार, अभी उपसर्ग का संधि रूप में क्या होता है। अब जिन भी शब्दों की शुरुआत अव्य से होगी वो बेसिकली अभी उपसर्ग है, बट कब, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तब आपको दिखाई देगा। बताइए अभ्यर्थी का संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा, आधे को आपने किससे रिप्लेस कर दिया है, ये तो 1/2 वर्ण है, ठीक है। और आधे के बाद यहां पर बेसिकली यदि यह आया है तो हम किसकी मात्रा लेंगे, छोटी या बड़ी की। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अभिधन अर्थी बराबर क्या होगा, अभ्यर्थी। इसका क्या होगा, अभिधन उदय, क्योंकि इसमें छोटियों की मात्रा लगी हुई, जो भी मात्रा लगी हुई उससे एक नया शब्द प्रारंभ हो जाता है, अभिधन उदय। यहां पर क्या होगा, अभिधन आस, अभिधन आस, क्योंकि यह में कौन सा स्वर है, आ स्वर है, ठीक है। इस प्रकार अभ्यारण में क्या होगा, अभिधन अरण्य, क्या होगा, अभिधन
अरण्य। हालांकि यहाँ पर हमने अभ्यारण्य इस प्रकार से लिखा है, बट वास्तव में जो सही अभ्यारण्य होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ये सही जो होता है अभ्यारण्य इस प्रकार से होता है, वो आधा व होता ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये मूल रूप से सही, यदि हम वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से देखें, ये सही होता है और इसका संधि विच्छेद होता है अभय धन अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल। जिस जंगल में एक जानवर को दूसरे जानवर से अभय हो, मतलब भय नहीं हो, डर नहीं हो, उसे हम अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। मतलब वहां पर किसी विशेष जीव जंतु को प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, वो अभ्यारण्य कहलाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाते हैं। और जहां पर सारे जानवर साथ में रहते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। क्यों पढ़ा होगा ना आपने ज्योग्राफी में, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है, इसका नाम अभ्यारण्य क्यों रखा। अब संधि विच्छेद करो ना, दीर्घ स्वर संधि है। अभय धन अरण्य, रामचरितमानस में कांड आता है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल। जहां पर जंगल का पूरा वृत्तांत बताया गया वो आपका अरण्य कांड है। और यहाँ पर अभय का मतलब है जिसको भय नहीं हो, कहां पर, जंगल में, वन में। तो वहां पर जीव जंतु को रखा जाता है, स्पेशली जो भारत में मतलब विलुप्त होने के कगार पर है, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जा रहा होता है इसे जीव जंतु को, जिस वन में रखा जाता है जहां पर वो निर्भय होकर घूमे, बिना डर के घूमे, वो अभ्यारण्य होता है। और जहां पर कई सारे जीव जंतु साथ में रहते हैं वो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान होता है। ये तो अंतर होता है आपका। एक बार मैंने किसी से पूछा कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है, बोले सर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़ा होता है और इसकी बाउंड्री बनी होती है देखिए, और अभ्यारण्य बाउंड्री बनी नहीं होती कि बाहर जानवर कहीं भी चले जाए, भले ही खा जाए किसी को। हाल ही में आपने देखा होगा, डॉक्टर मोहन यादव ने, हमारे रायसेन के पास एक अभ्यारण्य था, कौन सा, राता पानी। रायता और पानी नहीं, राता पानी, ठीक है। तो आपको लगे रायता और पानी, रायता फैला दी। तो राता पानी को क्या घोषित कर दिया है, टाइगर रिजर्व, क्योंकि वहां पर वाघ काफी ज्यादा संख्या में है, ठीक है, इसलिए टाइगर रिजर्व से घोषित कर दिया है। और हमारे मध्य प्रदेश का वो 8वां टाइगर रिजर्व है। चलिए ठीक है, तो ये हमने कुछ उदाहरण आपको बता दी। अब आपको हम बताएंगे यहाँ पर संयोग वाले उदाहरण, मतलब जहां पर अभी उपसर्ग डायरेक्टली जुड़ा मिल जाएगा आपको। अच्छा, और यहाँ पर मैं कुछ और शब्द आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। एक शब्द हमने लिखा है अभिष्ट। बताइए, अभिष्ट शब्द में अभी उपसर्ग होगा अथवा नहीं होगा। होगा, यहाँ तो बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ पर भी सेम है, संधि विच्छेद करके देखना पड़ेगा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर छोटी की मात्रा और यहाँ पर छोटी की मात्रा, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर दीर्घ स्वर संधि में क्या हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दीर्घ स्वर संधि में ये जो अभी उपसर्ग है इसका संधि रूप क्या दिखाई देगा, बड़ी की मात्रा। इसका मतलब है जो शब्द अभी से भी प्रारंभ हो जाएंगे जिसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, वहां पर भी कौन सा उपसर्ग माना जाएगा, अभी। तो ये आपको दो रूप विशेष रूप से याद रखना है कि यण संधि में अभी उपसर्ग अव्यय के रूप में दिखाई देता है, और दीर्घ स्वर संधि के रूप में उसमें किसकी मात्रा लग जाएगी, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। तो आपको से कोई कहे कि इसमें से कौन सा उपसर्ग में अभी उपसर्ग है अथवा नहीं है, आप कहोगे नन ऑफ दिस, किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। भाई इतना आसान थोड़ी ना है, तो संयोग वाले उदाहरण आपको पहचानना पड़ेगा। किंतु हाँ, अब यहाँ ये तो संधि वाले उदाहरण। अब देखिए संयोग वाले उदाहरण आपने कई सारे सुने आपने, अभी से बताइए कौन कौन से आपने सुने हैं। बिल्कुल अभिमान, बिल्कुल अभिशाप, अभिवादन, ये तो खैर बहुत सारे हैं। अभिशाप, स्कूल टाइम में हम लोग पढ़ते थे ना, विज्ञान के वरदान और अभिशाप। हमें एक ही तो निबंध आता था स्कूल टाइम में। अंग्रेजी मीडियम वालों के पास होने की नैया एक यही हुआ करती थी, बोले वो 10 नंबर का निबंध हो जाता है, हो जाएगा वंडर ऑफ साइंस है। और जिस बार बोर्ड क्लास में वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं आता तो कई लोग सुसाइड कर लेते थे। इसलिए एमपी बोर्ड वालों ने ठेके ही ले लिया, बोले एक काम करो इसको तो देने ही देना है। बाकी माय हॉबी, एनी ग्रेट लीडर, ये तो सिर्फ रस्म हुआ करती थी 4 ऑप्शन में। हमको तो वही लिख के आना था, वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान की चमत्कार, 10 नंबर का ये हो जाएगा, और 7 नंबर की बोले एप्लीकेशन हो जाएगी, और एक आध दो क्वेश्चन सही करते हैं, हो गए पास। और हमें क्या अंग्रेज तो नहीं बनना है कोई, हो गए पास। अच्छा, विज्ञान वंडर ऑफ साइंस में भी पूरी क्लास वही लिखेगी जो हमारे टीचर ने लिखा, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, ये और वो, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं, फलाना। चलिए, अभिशाप। इसी के अलावा एक शब्द है हमारे पास, अभिलाषा। लड़कियों का नाम भी रख दिया जाता है। अभिलाषा का मतलब समझते हैं आप, आपने कक्षा 5वीं में पेज नंबर पहला ही पढ़ा होगा, पुष्प की अभिलाषा, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, इस प्रकार से। वो बेसिकली
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, तो अभिलाषा का मतलब होता है चाह अर्थात इच्छा। एक पुष्प की क्या क्या अभिलाषा है कि उसे कहाँ कहाँ चढ़ा जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर फेंका जाना चाहिए, जिस पथ से वीर पुरुष गुजरे, वीर वालाएं जिस माला को धारण करे उसमें मैं गुथा जाऊं। पुष्प की कति अभिलाषा नहीं क्या प्रेमिका को दे दो, ये उस कविता में नहीं बताया गया। बट फिर हम चलिए, तो अभिमान अभिराव, अब इस पे हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि अभी उपसर्ग से संयोग वाला उदाहरण कोई भी पहचान लेगा। तो ये आपको मुख्य रूप से संधि रूप और संधि वाले जो उदाहरण है उसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला चलिए, तो हमारे पास अपी हो चुका है, अधि हो चुका है, अगला कौन सा दिखाई दे रहा है? अति। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट भैया, ढूंढने से किसी किताब में नहीं मिलेगा, मार्केट की कोई भी किताब उठा लाना हिंदी। अति। अब अति उपसर्ग के साथ सेम कंडीशन है, यहां पर भी छोटी की मात्रा, और हमने कहा था कि छोटी की मात्रा किससे रिप्लेस हो जाएगी? या से, और छोटी की मात्रा को हटा दो। ठीक है, तो यहां से जब इसमें हटाएंगे तो आधा हो जाएगा, और छोटी की मात्रा किस रूप में आ जाएगी आपकी? या के रूप में। जिसका मतलब है इसका संधि रूप क्या देखने को मिलेगा? अत्य। यही तो होता है जब एग्जाम में ऑप्शन दिए रहते हैं कि इसमें से कौन सा अति उपसर्ग वाला उदाहरण है। एक ऑप्शन दे देते हैं अत्यंत, एक दे देते हैं अत्याधुनिक, एक दे देते हैं अत्याचार। अब जनरली सबको लगता है इसमें तो है ही नहीं, कितना बेवकूफ है एग्जामिनर, कितना आसान प्रश्न पूछा, जबकि है। यहाँ पर अति उपसर्ग संधि रूप में किस रूप में दिखाई देगा? अति के रूप में। यण संधि की कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? अत्यंत। अब अत्यंत में दिखाई तो नहीं दे रहा है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा? अति धन अंत बराबर अत्यंत। ठीक इसी प्रकार से, और बताइए अति से क्या सुना आपने? अत्याधुनिक। अत्याधुनिक, इसका संधि विच्छेद करेंगे कि अति धन आधुनिक। ठीक इसी प्रकार अत्याचार, अत्याचार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार। आचार का मतलब होता है व्यवहार, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है वो दुराचारी होता है। ठीक है, तो अत्यंत, अत्याधुनिक, अत्याचार, सब में कौन सी संधि है? यण संधि, क्योंकि यण संधि का तरीका है 1/2 होना चाहिए, तो 1/2 दिखाई दे रहा है, उसका कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है? यह वर्ण है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको कुछ और यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूं। हमने यहां पर लिखा अतीत, हमने यहां पर लिखा अतीब। बताइए अतीत में अति उपसर्ग है अथवा नहीं है? तीत, तीत समझते हैं क्या होता है? हाँ हाँ, बीता हुआ कल, और जो बीत गया है वो दो रब ना आएगा, इस दिल में तेरे सिवा कोई और ना आएगा। तो ये क्या है? अतीत, और ये क्या है? अतीब। अब यहां पर भी सेम है, जिस प्रकार दीर्घ संधि के कारण छोटी की मात्रा किसमें बदल गई थी? बड़ी की मात्रा में, तो यहां पर भी सेम हो सकता है। इसका संधि रूप एक और आपको देखने को मिलेगा, दीर्घ स्वर संधि में कौन सा? अति। ठीक है, इसलिए इससे हमने दो शब्द बना लिए हैं। अतीत का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन इत। अब सेम यहाँ पर देखिएगा, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा मिला दिया तो बड़ी की मात्रा बन गई। अतीब में भी यहाँ पर इसका मतलब बीता हुआ होगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा अति धन ईव बराबर अतीब। तो याद रखिएगा, यहाँ पर यण संधि में अति के रूप में दिखाई देगा, और दीर्घ स्वर संधि में इसकी मात्रा कैसी हो जाएगी? बड़ी। तो ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर यहाँ पर अति उपसर्ग नहीं है। चलिए, अब संयोग वाले उदाहरण तो सबको मालूम भाई। बताओ अति उपसर्ग, अति का मतलब देखिए बेसिकली अधिकता के रूप में लेते हैं। जैसे जरूरत से ज्यादा जब वृष्टि या बारिश हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अति वृष्टि। अति वृष्टि, जो जरूरत से ज्यादा आवश्यक हो क्या बोलते हैं उसे? अति आवश्यक। अति आवश्यक, जो जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं मैं क्या करूं, तो यहां पर क्या होगा? अति सुंदर। अति सुंदर। हमारी कॉलेज टाइम में मेरे साथ हमारी एक क्लासमेट थी, उसका नाम था ऐश्वर्या। हालांकि वो ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर थी। तो हमें सभी क्लासमेट से हमसे ये कहती थी, तुम सब ना मुझे ऐश बोला करो, ऐश। मैं कि तू भी गजब कर रही। बोले ऐश बोला करो, ऐश। मैं कि और एक और हमारे साथ फ्रेंड था, मेरा बहुत ही मेरा प्रिय था, वो अच्छा लगता था क्योंकि उसका एक मोटिव था हमेशा। वो हमेशा ही किसी ना किसी प्रेरणा से कॉलेज जाता था, और जिस दिन वो प्रेरणा नहीं आती थी वो कॉलेज नहीं आता था।
तो अति दृष्टि यह क्या होगा, अति आवश्यक, और क्या है, अति सुंदर। इसमें ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि संयोग वाले उदाहरण है, कोई भी आसानी से पहचान लेगा। मूल रूप से आपको बस यही याद रखना है कि संधि में कोई शब्द यदि अति के रूप में दिखाई दे दे या फिर बड़ी ई की मात्रा के रूप में दिखाई दे दे तो वहां पर भी ये मान के चलेगा कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। बस आवश्यकता है तो आपको उसका संधि विच्छेद करके देखने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अधि। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का ना कि चौथे नंबर का? चौथे नंबर। कौन सा, अधि है ना कि अभी, क्या है, अधि, अधि। ठीक, सेम यहां पर भी अब तो आप बता दोगे फटाफट, बताइएगा। अधि उपसर्ग का संधि रूप क्या होगा भैया, अध्य। क्या होगा, अध्य, क्योंकि धा को आधा करेंगे, छोटी को यण संधि से किससे रिप्लेस कर देंगे, या से। ठीक है, तो संधि वाले कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, बताइए। अध्य से कुछ आपको याद आ रहे हैं शब्द? बिल्कुल, अध्याय। अब कोई आपसे बोले बताइए अध्याय में अधि उपसर्ग है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई उसे तोड़ के देखो ना, अधिधन क्या आएगा, आय बराबर अध्याय। इस प्रकार वो बताओ कौन कौन से आएगा। हाँ, बिल्कुल, अध्यापक, अतिधन, आपक, अध्यापक, अध्ययन, अधिधन, अयन, अध्यादेश जो जारी किया जाता है, अध्यादेश, क्या, अध्यक्ष, बिल्कुल, अधिधन, अक्ष। ठीक, इतने सफिशियंट। ठीक, इसी प्रकार अब यहां पर देखिए कुछ और उदाहरण में ले लेता हूं। हमने एक शब्द लिया अधीन, बताइए इस अधीन शब्द में संधि आपका अधि उपसर्ग है अथवा नहीं है, अधीन में है, यहां पर भी सेम है। यहां पर जब इसका संधि विच्छेद करेंगे अधीन का तो क्या आएगा, अधिधन इन, अधिधन इन। तो सेम यहां पर छोटी की मात्रा यहां पर है, छोटी की मात्रा यहां पर मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा यहां पर हो जाएगी, और ये शब्द बन जाएगा अधीन, मतलब किसी के अधीन होना। और जो खुद के अधीन हो वो स्वाधीन होता है, जो किसी दूसरे के अधीन हो पराधीन होता है। ठीक, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इसका संधि रूप अध भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसमें बड़ी की मात्रा भी हो सकती है। तो कुल मिला के जब या फिर अधिक रूप में दिखाई दे या फिर इस प्रकार से दिखाई दे, वहां पर भी कौन सा उपसर्ग होगा, अधि उपसर्ग होगा। चलिए अब संयोग वाले उदाहरण बताइए कुछ अधि से, बताइए कौन कौन से अधि से। अधिवक्ता, बिल्कुल, अधिवक्ता, वक्ता जो वक्ता रहता है इसलिए इसे बोलते हैं वक्ता, है ना भाई। और, और क्या होगा, हाँ, अधिकार, अधिकरण, अधिकरण, और अधिनियम, अधिनियम, बिल्कुल, अधिनियम। अच्छा, अधिनियम में मूल शब्द क्या है मालूम आपको, अधिनियम में कितने उपसर्ग आए हैं, बताओ। अधिनियम, हाँ बिल्कुल, कितने हैं, दो। अब कौन कौन से इसमें मूल शब्द क्या है मालूम आपको, यम। अब यम का मतलब यहाँ पर यमराज से मत समझ लेना, हिंदी में अनेकार्थी शब्द होते हैं, और यहाँ पर यम का गूगल पे सर्च करो, यम का मतलब होता है विचार, जो विचारों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं वही तो अधिनियम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ा, नी, तो एक शब्द क्या बन गया, नियम, और फिर इसमें हमने अधि उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, अधिनियम। तो कुल मिला के इसमें कितने उपसर्ग आए हैं, दो। ठीक है, और बताइए कुछ अधि से। अधिकार हो गया, अधिसूचना हो गया। ठीक, अधिसूचना जो किसी सरकारी कार्यालय से जो सूचना जारी की जाती है, सर्कुलेट की जाती है, वो अधिसूचना कहलाती है। ठीक है, तो संयोग वाले उदाहरण कोई भी पहचान लेगा। चले अगले बढ़ते हैं हम, छोटी की मात्रा वाला जो उपसर्ग कौन सा है आपके पास, अति हो गया, अधि हो गया, कौन सा है फिर उसके बाद, प्रति, प्रति। चलिए यहां पर ही बताइए, प्रति उपसर्ग का संधि रूप कौन सा दिखाई देगा, का आधा हो जाएगा, और छोटी की मात्रा किससे रिप्लेस हो जाएगी, या से, तो क्या बन जाएगा ये, प्रत्यय। इसका मतलब हुआ जिन शब्दों में यदि आपको प्रत्यय दिखाई दे रहा है मतलब वहां पर भी कौन सा उपसर्ग होगा, प्रति। जैसे कौन कौन से आपने शब्द सुने बताओ,
प्रत्येक, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा, प्रतिधन एक। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ संधि विच्छेद करोगे तभी पता लगेगा कि उसमें संस्कृत को उपसर्ग है अथवा नहीं, क्योंकि ये संधि के रूप में भी जुड़ते हैं। और क्या सुना आपने प्रत्यय से, बताओ, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। और क्या सुना है, प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, अक्ष या अक्षी का मतलब होता है आंख, जो आंखों के सामने हो वही तो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष। और प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रत्याशा, प्रतिधन आशा। ठीक है, अब इसी प्रकार कुछ और शब्द यहां पर मैंने लिए, जिसे प्रतीक्षा, प्रतीक, प्रतीक्षा, प्रतीक। वो तो फिर डायरेक्टली रूप में जुड़ जाएगा ना, प्रतिज्ञा तो संयोग वाला उदाहरण हो गया, ज्ञा का मतलब ज्ञान से है, और प्रतीक से डायरेक्टली संयोग बस जोड़ा आपने। अब बताइए, क्या प्रतीक्षा और प्रतीक में यहाँ पर प्रत्युपसर्ग है अथवा नहीं है, यहाँ पर भी है, क्योंकि आप दीर्घ स्वर संधि करेंगे, प्रतिधन इच्छा और प्रतिधन एक, इसका मतलब इसका संधि रूप दीर्घ संधि के रूप में आपको इस प्रकार से भी दिखाई देता है। ये जो दिखाई देता है ये वाला रूप, ये कौन सा कहलाता है, यण संधि वाला। ठीक है, ये यण संधि वाला रूप है। ठीक इसी प्रकार जब बड़ी की मात्रा हो जाती है तो ये क्या कहलाता है, इसका दीर्घ संधि वाला रूप है। मतलब दीर्घ संधि में जो प्रति उपसर्ग होता है वो बड़ी की मात्रा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके संयोग वाले उदाहरण तो कई सारे आपको मालूम है। प्रति का मतलब बेसिकली रेगुलर है, कंटिन्यूटी से लिया जाता है, जैसे प्रति माह है, प्रति वर्ष, प्रतिदिन, इस प्रकार से कई सारे। प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति माह, बिल्कुल, प्रतिशोध मतलब बदला लेना, रिवेंज, रिवेंज इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिशोध। क्या, बिल्कुल, प्रतिक्रिया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रतिक्रिया। और बिल्कुल, प्रतिघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, प्रतिघात, किसी को आहत करना, प्रतिघात। और अब संयोग से तो बहुत सारे हो सकते हैं, मूल रूप से बस क्या, प्रतिघात हो तो क्या। चलिए ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, प्रति के बाद अगला जिसमें छोटी की मात्रा है वह कौन सा है, परी। तो ये पापा की परी वाला परी नहीं है, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, उपसर्ग में कभी भी बड़ी ई या दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होता। देख लीजिएगा पूरे 22 उपसर्गों में, हम यदि हमने सु में भी उपसर्ग लगाए तो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है। तो एक बार ये भी याद रखिएगा, आगे काम आगे जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा, उपसर्ग में कभी भी दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होता, छोटे स्वर का प्रयोग हुआ, आ का, छोटी ई का या छोटी ऊ का। ठीक है, तो अगला आपके पास आ रहा है परी। 6 नंबर, आप कोई मुझे बता सकता है परी उपसर्ग का संधि रूप क्या होगा, हाँ, परी उपसर्ग का संधि रूप क्या होगा, ये किस रूप में दिखाई देगा आपको, क्या, क्या बोल रहे हैं। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको सेम बोला है, क्या करना है, र को हम करेंगे आधा, और छोटी किससे रिप्लेस हो जाएगी, या से। मतलब यदि आप र को आधा कर रहे हैं का मतलब उसके नीचे क्या है, हलंत लगाएंगे, और छोटी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, या से, तो ये पर्य बन जाएगा। किंतु ये थोड़ा लिखने में अटपटा लग रहा है, तो हम इसी को इस रूप में लिखते हैं। अब याद आया, पर्री के रूप में। इसलिए हमें बचपन में जब पर्यावरण पढ़ते थे तो हमें लगता था यार पर्यावरण में ये परी कहां से आता है, परिधन आवरण संधि विच्छेद होता है ना, आवरण मतलब ढका हुआ और परि मतलब चारों ओर, चारों ओर का जो वातावरण होता है तो वही तो पर्यावरण या फिर एनवायरमेंट कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परि उपसर्ग है वो यण संधि के रूप में किस प्रकार दिखाई देगा, पर्य के रूप में। इसका मतलब इसका जो संधि रूप हम क्या लिख सकते हैं, पर्य। चलिए, इससे कौन कौन से आपने उदाहरण सुने हैं, जैसे पर्यावरण, और बताइए क्या, नहीं, परीक्षा बेसिकली अब आगे आएगा बट वो दीर्घ संधि में आएगा। बिल्कुल, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, बिल्कुल, पर्यटन,
पर्यटन। देखिए इसका इसका जो संधि विच्छेद होता है पर्यटन का क्या होता है, परिधन अटन, परिधन अटन। और यदि आपको मालूम हो थोड़ा सा, अटन का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना। भ्रमण करना स्कूल टाइम में एक निबंध आपकी किताबों में दिया रहता था, शायद पता नहीं आपको ध्यान में, कि देशाटन। सुना क्या वैसे किसी ने, एक किताबों में युग बोध परीक्षा हो जाती थी, उसमें एक निबंध आता था, देशाटन का वर्णन करो। तो देशाटन का मतलब क्या, इसका संधि विच्छेद करो, क्या आएगा, देश धन अटन। मतलब यदि आपने किसी देश में भ्रमण किया है तो उसकी यात्रा का वर्णन करने के लिए कह रहा है, देशाटन का मतलब होता है। तो अटन से ही मिलकर बना है देशाटन, और इसी अटन से मिलकर बना है पर्यटन, परिधन अटन। तो पर्यावरण है, पर्यवेक्षक है, पर्यटन है, पर्यंत है, पर्याप्त है, कई सारे शब्द हैं। पर्याप्त, परिधन आप, ठीक है। किंतु यदि हम इसी परी को दीर्घ स्वर संधि के रूप में प्रयोग करेंगे तो यहां पर छोटी की मात्रा किसमें मिल जाएगी, बड़ी की मात्रा। मतलब इसका अन्य संधि रूप आपको क्या देखने को मिल सकता है, इस प्रकार से परी। जैसे इससे शब्द हमने लिख दिया परीक्षा, परीक्षा। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आएगा परी धन इच्छा। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इच्छा एक संस्कृत की धातु है जिसका मतलब होता है देखना, और बेसिकली छह छतरी का एक संयुक्त व्यंजन है। छह छतरी जब भी आता है सामान्यतः इससे पहले वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ ही आएगा। नहीं तो आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि परिधन इच्छा में छोटी की मात्रा लेना है या बड़ी की मात्रा लेना है। छह छतरी क्या है, संयुक्त व्यंजन है ना। चार हमारे पास संयुक्त व्यंजन है जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, एक छह छतरी का, एक त्रय त्रिशूल का, एक श्रीमान का श्रेय और ज्ञानी का ज्ञा। तो इनसे पहले जो स्वर आता है वो दीर्घ आएगा। नहीं तो आपको बोले सर आपको सपना हो रहा था कि आपने बड़ी की मात्रा क्यों ली, तो भैया परिधन एक ऑप्शन में एग्जाम में इच्छा भी दिया रहेगा, छोटी की मात्रा, इच्छा इच्छा कुछ नहीं, तो बड़ी की मात्रा होता है। और इस इच्छा का मतलब संस्कृत की एक धातु है, संस्कृत की एक धातु है जिससे, जिसका मतलब होता है देखना। तो जो चारों तरफ से बढ़िया तरीके से देखे वही आपकी परीक्षा है। और बताइएगा, एक होता है एग्जामिनर, हिंदी में क्या बोलते हैं, परीक्षक। परिधन इच्छक, जो चारों तरफ तरीके से आपने निगरानी करे देखे वही तो परीक्षक कहलाएगा, एग्जामिनर कहलाएगा। और बताओ कौन कौन से सुने आपने परी से, नहीं परिक्रमा तो बेसिकली वो संयोग वाला उदाहरण हो जाएगा, डायरेक्टली जुड़ा ना परिक्रमा तो। हाँ बिल्कुल, परीक्षण, परीक्षण टेस्टिंग करना, साइंस में बोलते हैं टेस्टिंग। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परिधान इक्षण। सबका मतलब यहाँ पर देखने से होता है क्योंकि सब में बारीकी से चीजें देखी जाती हैं, चाहे वो परीक्षण हो चाहे वो परीक्षक हो, ठीक है, परीक्षण। और कोई से याद आ रहा है, परिवर्तन तो वही आपका आ गया, संयोग वाला उदाहरण। चलिए अब इसके संयोग वाले उदाहरण देख लेते हैं। संयोग वाले उदाहरण परि से, जैसे परिवर्तन, और बताइए परि से परिक्रमा, परिक्रमा बिल्कुल, परिणाम, परिधन नाम, परिणाम। और परि से क्या, बिल्कुल परित्याग, परिणाम, परिहास, उपहास कर देना किसी का, परिहास। हाँ बिल्कुल, परिभाषा। क्या, परिहार, बिल्कुल परिहार, चौहरा भी हो जाएगा, परिहार। ठीक है, तो ये कुछ हमने आपको संयोग वाले उदाहरण बता दिए हैं। बाकी कुछ अभी उदाहरण और शेष हैं जिनकी मैं चर्चा हूं जब आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा। देखिए जब आप प्रत्यय पढ़ लेंगे तो प्रत्यय वाला चैप्टर भी आपको उपसर्ग पहचानने में मदद करेगा। कैसे, जैसे इसी परि उपसर्ग से मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं। जैसे मैं आपसे कहूं, हालांकि यहां पर चर्चा नहीं करना चाहिए, पाप है, बट बता देता हूं। पारिभाषिक, पारिश्रमिक। बताइए पारिभाषिक और पारिश्रमिक, क्या इसमें परि उपसर्ग है अथवा नहीं है। पारिभाषिक और पारिश्रमिक सुना आपने, पारिश्रमिक मतलब काम करते जो आपको पैसा मिलता है, पारिश्रमिक परिश्रम जो आप करते हैं। तो यहां पर भी परि उपसर्ग है, पर आप देखेंगे क्या यहां पर वो क्या दिखाई दे रहा है, पारी दिखाई क्या दे रहा है, पारी। तो जब मैं आपको उपसर्ग पढ़ाऊं, प्रत्यय पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप ये देख पाएंगे इन दोनों में एक प्रत्यय जोड़ा गया है, कौन सा,
इक प्रत्यय। और आपको बताया था इक प्रत्यय का जादू जो आपको कर देगा बेकाबू, सोना हो या बाबू। इसमें मतलब मूल शब्द क्या था? भाषा। ध्यान से देखिएगा, उतने ध्यान से जितने ध्यान से आप भंडारा में रायता देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो भाषा मूल शब्द है, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर इसमें परि उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? परिभाषा। अब यदि मैं इसमें इक प्रत्यय जोड़ दूं, तो मैंने आपको बताया था जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसके प्रारंभ का जो आ स्वर होता है वह किस में बदल जाता है? आ में। बताया था मैंने आपको पहली क्लास में। तो परिभाषा में जब इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पारिभाषिक। ठीक इसी प्रकार यहां पर बताइए मूल शब्द कौन सा है? श्रम। ठीक है, मेहनत करना, काम करना। और इस श्रम में आपने पहले परि उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? परिश्रम। और लास्ट में जब आपने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो प्रारंभ में प के अंदर जो आ है वो किस में बदल जाएगा? आ में। मतलब शब्द क्या बन जाएगा? पारिश्रमिक। इसका मतलब है उपसर्ग पहचानना हो तो प्रत्यय का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है। और संयोग वाले उदाहरण हमारे परिजन बंधु, परिजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये संयोग वाले उदाहरण है। और कुछ अन्य उदाहरण है जो प्रत्यय वाले हैं। जब मैं प्रत्यय वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पर क्लियर होते जाएगा कि प्रत्यय के योग से भी आप उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं यदि आपको प्रत्यय का नॉलेज है तो। ठीक है, क्या टाइम हो गया? चले जाओ तो भाई, क्लास तो भी चलेगी। चलिए आगे बढ़े यहाँ पर। कब तक? जब तक है जान, जब तक है। चलिए कहां तक आ गए अपन? तो परी हो चुका है। और इसके बाद अब देखिए छोटी की मात्रा निर में भी है और कहां पर है? निस में भी। किंतु ये जो चार मैंने आपको पहले भी कहा था निर निस दुर दुस, ये पैर के रूप में रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनके अभी छेड़खानी नहीं करेंगे। इनका जो प्रयोग होता है वो अन्य रूप में होगा, इसलिए इन दोनों में छोटी की मात्रा तो है बट इनको हम यहाँ पर अभी छोड़ रहे हैं। इन दोनों को यदि छोड़ दें तो फिर दो ही बच जाएंगे, कौन कौन से? नी और बी। तो यहां पर आते हैं हम डायरेक्टली, इनका प्रयोग अलग से करवाऊंगा मैं आपको। अभी क्यों छोड़ रहे हैं तब आपको कारण भी पता चलेगा। चलिए सेवंथ नंबर पे कौन सा उपसर्ग है हमारे पास अब? नी। बताइए नी का संधि रूप क्या होगा? नी का संधि रूप क्या होगा? हाँ हाँ जाओ। नी का संधि रूप क्या होगा यहाँ पर? हाँ, आधा न और या न। ठीक है, मतलब आप जब इसका आधा वर्ण करेंगे और छोटी की मात्रा को किससे रिप्लेस करेंगे? या से। इसका मतलब हुआ कि जिन शब्दों में न होगा वहां पर भी कौन सा उपसर्ग होगा? ने। जैसे न से आपने कई सारे शब्द सुने, जैसे कौन सा? न्यायालय। तो निधन आलय, आलय न्यायालय। अब कोई को लगे यार यहाँ पर नी उपसर्ग तो है ही नहीं, अब संधि विच्छेद तब तो पता चलेगा निधन आलय। और बताओ क्या सुना आपने? न्यायाधीश, न्याय धन अधीश, न्यायाधीश। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऐसा आपने मूवियों में सुना होगा, है ना? न्यायाधीश। और क्या सुना होगा? न्यून। क्या सुना होगा? न्यून। ठीक है, अरे न्यूनतम तो फिर वो डिग्री होगी आपकी, 3 डिग्री पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो वहां पर हो जाएगा। तो ये न्यून तो उसमें मूल शब्द है। और यहां से और शब्द हो तो देख लेते हैं नी से। नियुक्ति तो संधि संयोग रूप में जुड़ेगा ना, मैं आपको संधि वाले बता रहा हूँ। ठीक है, इतना ही। एक न्याय भी हो जाएगा, निधन आय। ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका तो बस यण संधि के रूप में रहेगा, दीर्घ स्वर संधि में बड़ी की मात्रा इसमें नहीं होती। अब इसके संयोग वाले उदाहरण देखें तो कई सारे आपने सुना हो। निदान है, निवारण है, बिल्कुल नियम है, नियम है, नियुक्ति है, निधन उक्ति। बिल्कुल हो सकता, निम्नलिखित में वो बेसिकली पूरा अपने आप में निम्न ही है। ठीक है, नियुक्ति। और नी से क्या उदाहरण आपने सुना है? क्या? नहीं नहीं, निराशा भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा आगे आपको पता चलेगा। इसी के अलावा निबंध, क्योंकि निराशा में नि उपसर्ग नहीं है, निराशा में कौन सा है? निरुपसर्ग। बताए थे वो चार, इसी कारण तो छोड़े मैंने आपको। निर्निस दुर्दुस ये पेड़ के रूप में चलते हैं, वहां पर वो निरुपसर्ग होता है, निराशा इसलिए छोड़ के रखे, अलग से कराऊंगा उनको। ठीक है। निबंध, बंध का मतलब बंधा हुआ, जो अच्छे से बंधी हुई रचना होती है वही तो निबंध कहलाती है। इसी प्रकार और क्या सुना है नी से आपने?
बिल्कुल अब निर्माण में भी क्या आएगा, निर आएगा, मतलब वहां पर अलग से पढ़ना पड़ेगा उसको, इसलिए मैंने छोड़ा है उनको। निवेश, निवेश इत्यादि, तो आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है। अब अगला हमारे पास उपसर्ग बचा है जिसमें छोटी की मात्रा है, और वह कौन सा है, वि उपसर्ग। बताइए इसका संधि रूप क्या दिखाई देगा आपको, व्यय, मतलब व को आधा करेंगे और छोटी की मात्रा किस में रिप्लेस हो जाएगी, या। बताइए इससे आपने कई सारे शब्द सुन के रखे हैं, व्यवसाय, व्यायाम, व्यवस्था, बिल्कुल व्यवस्था को बताइए संधि विच्छेद क्या होगा, विधन अवस्था, जहां पर विशेष प्रकार की अवस्था पोजीशन होती है उसी को हम व्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है, व्यवस्था। और व्यायाम, विधन आयाम, व्याकरण, व्याकरण, और वी से क्या आएगा, बिल्कुल व्यवधान, व्यवधान। संधि विच्छेद क्या होगा, विधन अवधान, ठीक है। तो जब अवधान मतलब होता है ध्यान, जब आपका ध्यान अलग होगा तो व्यवधान होगा, और जब आपका ध्यान बिल्कुल सही जगह साथ में होगा तो वो सावधान होगा। बताया था आपको, साधन, अवधान, व्यवधान, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है इससे, क्या, व्यर्थ, बिल्कुल विधन अर्थ हो जाएगा, व्यर्थ नहीं, व्यय नहीं होगा, ठीक है, व्यय इस प्रकार, हाँ ठीक है आ जाएगा, विधन आय, विधन आय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा व्यय का। अब यहाँ पर इसी के अलावा कुछ और शब्द मैं आपको लिख रहा हूं, बताइएगा उसमें होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल, व्यवहार विधन अवहार हो जाएगा। हालांकि व्यवहार में दो उपसर्ग आएंगे, एक बी और एक अव, और लास्ट में मूल शब्द क्या आएगा, हार, यदि आप व्यवहार लिख रहे हैं, विधन अवहार इसका होगा। एक शब्द यहाँ पर हमने लिखा है इसी प्रकार, व्याकुल आपने सुना होगा, एक आकुल होता है, विधन आकुल बराबर व्याकुल, जो बेचैन है, परेशान हो। और इसके अलावा हमने यहाँ पर शब्द लिखे वीक्षक। बताइए इसमें वी उपसर्ग है अथवा नहीं है, हाँ होगा, बिल्कुल, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में आप देखेंगे यहां पर ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा, विधन इक्षक, इक्षक। और अभी आपको बताया था छह छतरी का यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इससे पहले किसकी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। और इक्ष का मतलब भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, किससे होता है, देखना, इक्ष या इच्छा का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। और ये शब्द क्या है, वीक्षक, मतलब जो विशेष प्रकार से देखरेख करे, जो आपको देखता है वही तो वीक्षक कहलाता है, जिसे इंग्लिश में आपको क्या बोलते हैं, आपकी ओएमआर शीट पर लिखा रहता है सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, वीक्षक बोलते हैं, इनविजिलेटर, जो विशेष प्रकार से देखरेख करे आपके एग्जाम की, वो वीक्षक कहलाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वी उपसर्ग है यण संधि के रूप में ऐसा दिखाई देगा, और दीर्घ स्वर संधि के रूप में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये आपको रहना पता होना चाहिए, क्योंकि संयोग वाले उदाहरण तो सबको मालूम, जैसे वी से बताइए बहुत सारे आपको मालूम है। विदेश, जो देश से अलग है, विदेश। विधवा, विधवा, क्योंकि धवा का मतलब मैंने आपको बताया था होता है पति या हस्बैंड, और जो लुगाई, सॉरी, जो महिला पति रहित या पति से अलग है वो क्या होती है, विधवा, और जो पति के साथ है वो क्या होती है, सधवा, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान। विनाश, काले विपरीत बुद्धि, विनाश। वियोग, विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध, प्योरिटी, विशुद्ध, ठीक है, प्रकार के कई सारे हो जाएंगे। तो ये संयोग वाले उदाहरण है, और ये कुछ संधि वाले उदाहरण हमने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 उपसर्ग हमारे यहाँ पर हो गए। चलिए अब इसके अलावा हमारे पास दो उपसर्ग ऐसे थे 22 में से जिसमें छोटे ऊ की मात्रा प्रयोग आ रही थी, टोटल 10 कर लेते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर सुपसर्ग है, और एक हमारे पास यहाँ पर अनुपसर्ग है। क्यों बताइए, यहाँ पर भी हमारे पास दो उपसर्ग ऐसे मैंने आपको बताया था ना जिसमें किसकी मात्रा प्रयोग हुई है, छोटे ऊ की, तो सेम यहाँ पर भी वही चलेगा। इसका संधि रूप कोई बता सकता है क्या होगा, सु किस रूप में दिखाई देगा, अभी यण संधि में देखिए मैंने आपको बताया था, हाँ आधा सा,
और वहां पर छोटा ऊ किससे रिप्लेस होगा, व से। अभी हम सारा इस पर चल रहे थे। अभी मैंने आपको जितने भी उपसर्ग बताए, टोटल 8 उपसर्ग बताए हैं, और सभी में सेम ही कॉन्सेप्ट हो रहा है। छोटी की मात्रा किस रूप में दिखाई दे रही है, या। अब सेम यहाँ पर दो उपसर्ग हमारे पास ऐसे हैं, एक छोटा है सु और दूसरा अनु, दोनों में सेम चलेगा कि आप उसको आधा कर देंगे और छोटे को किससे रिप्लेस कर देंगे, व से। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने बड़ी की मात्रा का प्रयोग क्यों नहीं किया, तो हमने आपको बता दिया उपसर्ग में कभी भी दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होता। चलिए, तो इसका संधि रूप क्या हो जाएगा, स्व, मतलब स को आधा कर दो, छोटा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, व से। यही तो कारण है हमें कंफ्यूजन होती थी, अरे स्वागत में सूधन आगत क्यों करते हैं, इसका संधि विच्छेद, क्योंकि उसका संधि रूपी स्व होता है, स्वागत। और क्या होगा, क्या, स्वास्थ्य। ठीक है, और बताइए, स्वार्थ, और स्वभाव, और ठीक है स्वयं, और स्वाधीन या स्वच्छ। स्वाधीनता तो उसमें ता प्रत्यय जोड़ के बोल रहे हैं आप। स्वच्छ, सुधन अक्ष, जो अच्छी तरह से साफ सुथरा वो स्वच्छ होता है। ठीक है। इसी प्रकार और बताइएगा, एक शब्द हमने लिखा है सूक्ति। बताइए, सूक्ति में सुपसर्ग है अथवा नहीं है, है। क्यों, क्योंकि भाई जब दीर्घ स्वर संधि में छोटी की मात्रा किस में बदल रही थी, बड़ी की मात्रा में। चूंकि हम जो उपसर्ग पढ़ रहे हैं वो छोटे ऊ की मात्रा वाला है, तो जब इसका दीर्घ स्वर संधि आएगा तो छोटे ऊ किस में बदल जाएगा, बड़े ऊ में। इसका मतलब ये हुआ कि यण संधि में यह स्व के रूप में दिखाई देगा, और दीर्घ स्वर संधि के रूप में किस रूप में दिखाई देगा, सु के रूप में। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, सुधन क्या आएगा, उक्ति। उक्ति मतलब होता है कथन या स्टेटमेंट। ठीक है, तो सूद यहाँ पर छोटा आएगा, सुधन उक्ति, यहाँ पर छोटा हुए, यहाँ पर छोटा हो, मिलकर क्या हो गया, बड़ी की मात्रा। तो जो अच्छे प्रकार से स्टेटमेंट कहे जाते हैं सुभाषितानी संस्कृत में, जिसे हम कहते हैं, तो सुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, सूक्ति। अब कुछ यहाँ पर हम संयोग वाले उदाहरण भी आपको बता देते हैं। संयोग वाले तो आपने कई सारे सुने हैं, जैसे सुयोग, सुपुत्र, और क्या, हाँ सुमित। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सुगंध, जो गंध अच्छी हो वो सुगंध, और जो गंध बेकार हो तो हम उसमें बद उपसर्ग जोड़ देते हैं। अरबी फारसी भाषा का तो बद का मतलब बुरा होता है, जैसे बदबू हो जाता है। ठीक, सुगंध। देखिए मित्र या मित का मतलब होता है दोस्त। आपने सुना होगा कि आप जो मेरे मित ना होते, होठों पर मेरे गीत ना होते, तो मित या मितवा जिसे आपने सुना होगा। चलिए, सुगंध। और सुशासन, सुशासन जिसका अच्छा शासन, सुशासन। सुपुत्र हो गया। चल इतने सफिशिएंट है। एक अंतिम हम देख लेते हैं, देन अपन समाप्त करेंगे। अगला हमारे पास 10th नंबर पर एक और उपसर्ग है, जिसमें किसकी मात्रा आती है, छोटे ऊ की। बताइए इसका संधि रूप क्या होगा, अन्वय। ना को करेंगे आधा, और छोटा ऊ किससे रिप्लेस हो जाएगा, वावंशी से। मतलब संधि रूप में ये अन्वय के रूप में दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कुछ उदाहरण यहां से, जैसे अन्वेषक। अन्वेषक मतलब होता है खोज करना, अन्वेषक। इसकी संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन एषक। इसमें गुण स्वर संधि है, अनुधन एषक, अनुधन एषक, इसमें गुण स्वर संधि। इसी प्रकार एक होता है अन्वीक्षण, अनुधन ईक्षण, अन्वीक्षण, अन्वेषक, अन्वीक्षण। एक है हमारे पास अनुदित। अब बताइए इसमें अनुदित में अनुपसर्ग है अथवा नहीं है यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार, जिस प्रकार छोटी की मात्रा बड़ी ई में बदल रही थी, तो यहाँ पर भी जब अनुपसर्ग का प्रयोग आप दीर्घ स्वर संधि में करेंगे, तो इसमें किसको कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की। आप खुद ही तोड़ के देख लेगा। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, अनुधन उदित, अनुधन उदित। अब जब एग्जाम में आता है कि इसमें बताइए अनुदित में
अनुपसर्ग है अथवा नहीं, तो लोग आसानी से लगा के आते हैं, अरे इसमें तो हो ही नहीं सकता, बड़े की मात्रा दिखाई जा रहा है, संधि विच्छेद तो करो, अनुधन उदित। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा, यहाँ पर छोटी की मात्रा मिलकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़े की मात्रा अनुदित। तो ये कुछ हमने यहाँ पर इसके उदाहरण बता दी। अब इसी के हम कुछ संयोग वाले उदाहरण देखते हैं, देन क्लास ओवर। संयोग वाले उदाहरण तो कई सारे आपने सुने हैं, जो अच्छी तरह से शासन में बंधा रहे, अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुसरण, अनुसार, अनुसार और अनुसरण, फॉलो करना किसी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अनुसरण, ठीक है। अनुकंपा, आपके अनुकंपा नियुक्ति सुना आपने, जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो जो सरकारी नौकरी होती है उसी परिवार के किसी अन्य सदस्य को दी जाती है, तो उसे बोला जाता है अनुकंपा नियुक्ति। मतलब मध्य प्रदेश या किसी भी जो सरकारी विभाग में इस प्रकार की व्यवस्था बनी रहती है कि आपके घर में कोई भी परिजन है और किसी कारणवश उसका सरकारी नौकरी पर रहते हुए निधन हो जाता है, तो नौकरी फिर आपको अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर दे दी जाती है, ठीक है, अनुकंपा, ठीक। तो ये कुछ हमने यहाँ पर संयोग वाले उसको उदाहरण बता दिए हैं। एक मैंने आपको अति उपसर्ग पढ़ाया था, उससे एक शब्द बनता है अतिसार, सुना आपने अतिसार? क्या होता है अतिसार का मतलब? मूल शब्द सार है, अति उपसर्ग जोड़ दिया अतिसार। क्या होता है अतिसार का मतलब? पतले दस्त, जबरदस्त लगते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पतले दस्त को साइंस में क्या बोलते हैं? अतिसार। एक बार हुआ था, मैंने कुछ ज्यादा पकौड़े खा लिए बेसन के भैया, फिर तो पूछो ही मत, दिन भर मिस कॉल आती रही। तो ये क्या हो जाएगा? अतिसार। मॉडर्न डिजिटल इंडिया के जमाने में यही बोलना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमने 10 उपसर्ग कर लिए हैं। अब जो बच्चे हमारे पास 12 उपसर्ग हैं उनकी चर्चा इस हफ्ते साथ एक ही क्लास है ना हिंदी की, मतलब फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हाँ, एक ही क्लास है ना इस हफ्ते। अभी आपके साथ रीजनिंग की क्लास चल रही है थर्सडे के दिन। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड इवनिंग।